हमारे इस वीकली प्रोग्राम में हर हफ्ते हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कुछ जानी मानी हस्तियों से। आपको ज़मीन चाहिए तो इतना आपका पैसा बनता है, आप इस भाव से सरकार आपको ज़मीन दे देगी। में बने हुए लोगों ने जो पैसा सरकारी कोष में जाना चाहिए था, ऐसा सिस्टम बना दिया कि वो इनकी अपनी जेब में जा रहा है। मैं समझता हूँ कि मेरा उद्देश्य केवल एक ही है कि हमारा जो हरियाणा है वो तरक्की करे। तो मुझे एक पीड़ा बहुत सताती है, वो ये कि मैं अपने बच्चों की पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप नहीं रहा। आदमी के पास एक ऐसी हॉबी होनी चाहिए जिसको कभी भी प्रोफेशन में कन्वर्ट कर सकता है। कि ये जो कांग्रेस पार्टी है ये ही हमारी सारी समस्याओं की जड़ है। ये उनकी सोच है जो क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो क्रिकेट को संभाल रहे हैं, शायद उनकी सोच हमारी सोच से अलग है। ये सोच के चलते हैं ना कि अगर भी हम इससे डरेंगे तो कुछ कर नहीं पाएंगे लाइफ में। इस मुकाम पर पहुंच गया हूं कि लोग मेरे को जानते हैं कि अच्छी पहचान बन गई है। अगले हफ्ते पल दो पल में इसी समय इसी वक्त मुलाकात करेंगे एक और नई हस्ती से। नमस्कार, फुड टुडे के वीकली शो पल दो पल में आपका स्वागत है। मैं मंजू डांगर। जैसे कि आप जानते हैं कि हर हफ्ते हम आपकी मुलाकात करवाते हैं किसी न किसी जानी मानी हस्ती से। हमारे आज के खास मेहमान 1986 बैच के IAS अधिकारी मिस्टर RR जॉय हैं, जो प्रेजेंटली फाइनेंस कमीशन और प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर हरियाणा सरकार को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। साथ ही हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के कुछ चेयरमैन भी हैं। तो आइए बात करते हैं मिस्टर RR जॉय साहब से। जॉय साहब, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। मेहरबानी, थैंक यू। जॉय साहब से अभी तक हमने बात की कि जब 1986 में वो पहली बार IAS आए और किस तरह का उन्हें कैडर मिला, और JNU में उन्होंने किस तरह से अपनी स्टडी की तैयारी की और एक अपने ज़िंदगी को, अपने सपनों को एक शेप दी, और उस शेप के साथ वो कंटिन्यू चलते हुए आज निरंतर वो आगे बढ़ रहे हैं और सरकार को अलग अलग महकमों में जाकर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। आइए यही गुफ्तगू को जारी रखते हुए जोहल साहब से आगे बातचीत कंटिन्यू करते हैं। जोहल साहब, अभी तक हमने जो बातचीत की उसके साथ साथ हम आपसे ये जानना चाहेंगे, बीइंग ए ब्यूरोक्रेट, आप लोगों को अलग अलग जगहों पर काम करना पड़ता है, अलग अलग डिपार्टमेंट में अपनी सेवाएँ देनी पड़ती है। समटाइम आप एजुकेशन में होते हैं, समटाइम आप एनवायरनमेंट में होते हैं, समटाइम आप एग्रीकल्चर पोर्शन में भी होते हैं। तो इन सब चीज़ों को किस तरह से मैनेज करते हैं, क्योंकि हर चीज़ पहली बार नहीं होती है। देखिए, जिस सर्विस में मैं आया हूँ, आई वुड से इट इज़ अ गॉड गिफ्ट। हर आदमी को तो ये मिलती नहीं, और इस सर्विस में जितनी ट्रिमेंडस अथॉरिटी है और इतनी कम उम्र में जो अथॉरिटी आप एक्सरसाइज करते हो और जितना आपको काम करने का मौका मिलता है और प्लेटफॉर्म मिलता है, किसी और सर्विस में नहीं। और जिस भी आप महकमे में जाइए, आपको यू कैच थिंग्स क्विकली, मतलब ज़्यादा वहाँ पे, क्योंकि एक जर्नलिस्ट होने के नाते यू आर सपोज टू नो नॉट दी डीप टेक्निकल थिंग्स, बट एक जनरल आपकी पोस्टिंग के लिहाज से आपको जो है ना उस महकमे का पता होना चाहिए। और IAS ऑफिसर्स का ये बड़ी अच्छी उनको प्लेटफॉर्म मिला है कि वो जिस भी महकमे में जाते हैं, थिंग्स दे गेट क्विकली और समझने में देर नहीं लगती। और इसी तरह इस सर्विस का यही फ़ायदा है कि अगर कोई काम करना चाहे तो इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म नहीं है किसी सर्विस में। तो जॉन साहब, अगर बात करें, जैसे अभी तक आप जितने भी डिपार्टमेंट में रहे हैं, हर जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ न्यू इनोवेशन करने की कोशिश की होगी। कोई ऐसी बात जो आप सोसाइटी में चेंज चाहते थे थ्रू आपके डेजिग्नेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप अपने किसी भी फील्ड में, अगर पोल्यूशन डिपार्टमेंट की ही बात करें, तो क्या कुछ नया आप सोसाइटी को दे रहे हैं इसके थ्रू? देखिए, मुझे सेक्रेटरी एनवायरनमेंट बने हुए करीब 8-9 महीने हुए हैं और चेयरमैन पोल्यूशन बोर्ड बने हुए 5-6 महीने हुए हैं। और मैं फाइनेंशियल कमिश्नर एंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी हूँ, तो गवर्नमेंट लेवल पे मेरा ज़्यादा आज के दिन मेरी पोजीशन है। लेकिन चेयरमैन पोल्यूशन बोर्ड एक बहुत ही चैलेंजिंग जॉब है। हालांकि ये जॉब जरूर CMD लेवल की है, चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर की, क्योंकि सारे के सारे जितने भी एग्जीक्यूशंस हैं वो यहाँ पे होते हैं। तो और एनवायरनमेंट एक ऐसा संवेदनशील इशू बन गया है आज के दिन में कि इसको अगर जब नहीं सुधारा तो थिंग्स विल गो वेरी बैड, बिकॉज एनवायरनमेंट को क्लीन रखना, इसके इफ़ेक्ट्स चारों तरफ जाते हैं। हेल्थ पे जाएंगे,
एजुकेशन पे जाएंगे, मेंटल एप्टीट्यूड पे जाएंगे, हर तरह से ये इफेक्ट करता है अगर समाज को एक क्लीन एनवायरनमेंट ना मिला। इसके साथ साथ ये भी है कि इंडस्ट्रीज आए, हॉस्पिटल्स आए, होटल्स आए, मतलब ग्रोथ तो तभी होगी किसी इकोनॉमी की जब उसमें एंटरप्रेन्योरशिप का डेवलपमेंट हो। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि वो अपना अपना ग्रो करे और एनवायरनमेंट को खराब करे। दैट इज़ नॉट द इशू, दैट इज़ नॉट द राइट थिंग। लेकिन आज के दिन लोग इतने जागरूक हो गए हैं कि छोटी सी भी कोई भी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम होती है तो वेरियस प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं, वेरियस फॉर्म्स बनी हुई हैं जहाँ पे लोग अपना जाके लोग सरकार के ध्यान में लाते हैं, कोर्ट्स के ध्यान में लाते हैं, और सोशल एंड नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बने हुए हैं, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस बने हुए हैं, एंड थिंग्स आर टेकिंग शेप। बाकी इस महकमे में मेरे को इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है बिकॉज इसमें इम्प्रूवमेंट की इतनी ज़रूरत है, क्योंकि मैंने कई जगह जब चेकिंग कराई तो बहुत सारे लोग ऐसे मिले कि कोई अपना ट्रीटमेंट प्लांट तो लगा रखा लेकिन उसको चला नहीं रखा, कि कई लोगों ने लगाया ही नहीं हुआ है। तो उनको कोई अधिकार नहीं है दूसरे के लिए एनवायरनमेंट को ख़राब करना, और गवर्नमेंट के एक्ट्स हैं, रूल्स हैं, उनके तहत उनको काम करना पड़ता है। लेकिन ये सही बात है कि कई तरह की दिखते हैं, छोटे ऑर्गेनाइजेशंस हैं और फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से जो है ना वो इतना ध्यान नहीं गया है। लेकिन जब उनको ये पता लगा है कि भाई इससे इस वायलेशन से उनको इस तरह के प्रभाव पड़ेंगे तो वो अब सब ध्यान देने लग गए हैं। रही बात इसमें कई तरह की ये भी थी कि हर प्रोजेक्ट को एनवायरनमेंट क्लियरेंस या पोल्यूशन क्लियरेंस लेना पड़ता है, और उसके लिए जो है ना हर साल हम उसको एक कंसेंट देते थे कि भाई आप आप कंसेंट मिल गई, आप अपनी यूनिट चलाइए। तो मैंने आके वो कंसेंट, क्योंकि लोगों की तरफ से डिमांड थी कि भाई ये कंसेंट जो है ना लॉन्गर टाइम के लिए होनी चाहिए, हर साल जो है ना लोगों को तंग ना होना पड़े, इसको ऑनलाइन किया जाए ताकि जो है ना वो लोगों को ऑफिस में ना जाना पड़े, अपने ही सिस्टम पे जो है ना वो अप्लाई करें, रिक्वायर्ड फीस जमा कराएं, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जमा कराएं और कंसेंट उनको मिले। तो मैंने जो कंसेंट साल भर की थी वो मैंने 2 साल की कर दी। जो ग्रीन जो हाईली पोल्यूटिंग यूनिट्स थी उनकी 2 साल की कर दी, जो मीडियम पोल्यूटिंग यूनिट्स थी उनको हमने 3 साल का कर दिया, और जो नॉन पोल्यूटिंग यूनिट्स हैं जो ग्रीन कैटेगरी है उनको हमने 5 साल का कर दिया। और एक बार सिस्टम ऑनलाइन हो जाएगा तो हम कोशिश करेंगे कि इस कंसेंट को और ज़्यादा लंबे समय के लिए भी दें, ताकि लोगों को जो है ना दफ्तरों के चक्कर ना काटना पड़े और तरह की प्रॉब्लम ना फेस करनी। आपने ईजी कर दिया, ईजी मैंने इस सिस्टम को ईजी बनाया है। दूसरा फिर मैंने ये भी करा है कि कई बार जो है ना वो लोगों की तरफ से ये दिक्कतें आती थी कि जी हमारा छोटे मोटे स्टैंडर्ड्स में कमी हो जाती है और उसकी वजह से हमारा जो है ना पीनल एक्शन लिए जाते हैं। तो हमने ये कर दिया कि भाई ठीक है, अगर आप इस जो आपका सैंपल लिया है अगर इससे आपको कोई सहमति नहीं है तो वी कैन टेक ए सेकंड सैंपल और उसको अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं कि भाई यस जो है ना अगर हमारे फ्रंट पे कोई किसी प्रकार की छोटी मोटी कमी हुई है तो हम आपको दूसरा मौका देते हैं, उस पर अगर आपका जो है ना ठीक निकलता है तो वी अलाउ यू टू कंटिन्यू। आपने उनके लिए संभावनाएं भी खोली और इजी भी बनाया। तो जैसे जो साहब अभी आपने बात की कि ग्रोथ भी ज़रूरी है, देन उसके साथ साथ एनवायरनमेंट को भी मेंटेन करना ज़रूरी है। तो इस एस्पेक्ट्स को लेके जिस तरह से आप अपना वर्क वे कंटिन्यू किए हुए हो, तो इससे रिजल्ट, पब्लिक का रिजल्ट किस तरह का है, वो आपको फीडबैक किस तरह का दे? पब्लिक का रिजल्ट ये है कि मैंने आज भी आपके आने से पहले राइस मिलर्स एसोसिएशन के कम से कम 30 पदाधिकारी आए हुए थे पूरे स्टेट से, और उनकी यही थी कि भाई जो है ना उनकी कुछ सजेशंस थे, उनकी कुछ समस्याएँ थी, एंड वो समस्याएं हमने जो है ना वो इमीडिएटली एट द स्पॉट उनको समझाया कि ये हो सकती है और ये चीज़ नहीं हो सकती है, एंड दे एग्रीड। और उनको ये भी कहा कि भाई ये पोल्यूशन जो एनवायरनमेंट का जो आप लोग ध्यान नहीं दे रहे, ये आपकी तरफ से ही पहल होनी चाहिए कि आप इसका ध्यान रखें, हमें मौका ना दें, हमारे आदमियों को मौका ना दें कि आपको किसी प्रकार की समस्याएं हों। तो आप अपनी एसोसिएशंस में सबको ये बताएं कि भाई अगर आपने एनवायरनमेंट को ख़राब किया, पोल्यूशन फैलाया, तो स्ट्रिंजेंट एक्शंस होंगे। और यही बात जो है ना गुड़गांव इंडस्ट्रीज एसोसिएशन में मैंने सैटरडे को उनकी मीटिंग ली थी और फरीदाबाद वालों की भी ली थी, उन्होंने भी यही कहा कि भाई हम जो है ना हमें अधिकार नहीं है कि किसी प्रकार से हम एनवायरनमेंट को ख़राब करें, और जो ख़राब करेगा वो भुगतेगा। जॉन साहब, आपकी जो ये सक्सेस है अभी तक की सक्सेस स्टोरी है, इसका क्रेडिट आप किसे देते हैं?
क्रेडिट इंस्पिरेशन हर एक मैं देखो मैं ये मानता हूँ कि अगर नीयत ठीक है तो आपको फैसले लेने में कभी प्रॉब्लम नहीं होती। मैं इस चीज़ को मानता हूँ और मुझे आज तक जो है ना भगवान की कृपा से या अपने सूझबूझ से मुझे आज तक 26 साल की नौकरी होगी, मुझे तो कभी महसूस नहीं हुआ कि किसी प्रकार की कोई परेशानी सरकार की तरफ से हो या लोगों की तरफ से हो। और जहाँ भी गया हूँ धड़ल्ले से काम किया, महसूस नहीं हुआ कि ये काम ना करो तो ये मतलब सही काम करने में भरोसा रखते थे तो हमेशा इजी चलेगा। नियत साहब है तो किसी को मौका ही नहीं मिलता कुछ कहने का। तो जॉन साहब हम चाहेंगे कि जो आने वाली जनरेशन है या जो अभी भी आईएएस बनना चाहते हैं तो आप उनको क्या गाइडलाइन देना चाहेंगे कि आप तैयारी भी इस तरह से कीजिए और एक वैल्यूज भी होनी चाहिए, मतलब नॉट ओनली कि आप व्हाइट कलर जॉब में एंटर कर रहे हैं तो वैल्यूज को देखिए सबसे पहले मेरा तो ये है कि रूल ऑफ लॉ इज मस्ट इन दिस कंट्री। हमारे यहाँ रूल्स भी अच्छे बने हुए हैं, कानून भी बहुत अच्छा है, उसका अगर इम्प्लीमेंटेशन सही हो जाए और दूसरा जो है ना वो तभी होगा, आप कुछ भी करते रहिए, मुझे नहीं लगता उससे फ़ायदा होगा जब तक लोगों की एथिकल वैल्यूज़, जब तक लोगों को मॉरल वैल्यूज़ के बारे में जागृति नहीं होगी कि यस ये गलत है ये सही है, जब तक वो खुद नहीं सोचेंगे मुझे नहीं लगता कि जो है ना समाज में बहुत अच्छा जो है ना वो माहौल डेवलप हो सकता है। आप स्कूलों में भी गवर्नमेंट का स्ट्रेस है कि भाई मॉरल एजुकेशन पे भी जो है ना एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एथिक्स पे भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए, ताकि बच्चे का एक जो ग्रोथ है वो इस हिसाब से हो कि यस ये समाज में ये कानून के हिसाब से सही है और ये समाज में और कानून में गलत है तो ये नहीं होना चाहिए। मैं विदेश में बहुत गया हुआ हूँ और मैंने वहाँ रूल ऑफ लॉ देखा है। हाँ वहाँ हमने, और सबसे पहले मैंने ये भी देखा है कि हम ही इंडियंस वहाँ जाकर सबसे पहले रूल ऑफ लॉ फॉलो करते हैं। तो ये थे हमारे आज के खास मेहमान मिस्टर आर जोहल, जिन्होंने बेबाकी से अपने दिल की बात शेयर की और ये भी बताया कि आईएएस किसी भी पहुँच के लिए किसी भी आम इंसान की पहुँच से दूर नहीं है, बशर्ते वो मेहनत करना चाहता हो। तो ये थे आज के हमारे खास मेहमान। अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय मुलाकात करवाएंगे एक और नई हस्ती से। तब तक दीजिए हमें इजाज़त, आप देखते रहिए रूबरू टुडे। हमारे इस वीकली प्रोग्राम में हर हफ्ते हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कुछ जानी मानी हस्तियों से। आपको ज़मीन चाहिए तो इतना आपका पैसा बनता है, आप इस भाव से सरकार आपको ज़मीन दे देगी। कानून बने हुए लोगों ने जो पैसा सरकारी कोष में जाना चाहिए था, ऐसा सिस्टम बना दिया कि वो इनकी अपनी जेब में जा रहा है। मैं समझता हूँ कि मेरा उद्देश्य केवल एक ही है कि हमारा जो हरियाणा है वो तरक्की करे। तो मुझे एक पीड़ा बहुत सताती है, वो ये कि मैं अपने बच्चों की पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप नहीं रहा। आदमी के पास एक ऐसी हॉबी होनी चाहिए जिसको कभी भी प्रोफेशन में कन्वर्ट कर सकता है। कि ये जो कांग्रेस पार्टी है ये ही हमारी सारी समस्याओं की जड़ है। ये उनकी सोच है जो क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो क्रिकेट को संभाल रहे हैं, शायद उनकी सोच हमारी सोच से अलग है। ये सोच के चलते हैं ना कि अगर भी हम इससे डरेंगे तो कुछ कर नहीं पाएंगे लाइफ में। इस मुकाम पर पहुंच गया हूं कि लोग मेरे को जानते हैं कि अच्छी पहचान बन गई है। अगले हफ्ते पल दो पल में इसी समय इसी वक्त मुलाकात करेंगे एक और नई हस्ती से।